हाँ तो नमस्कार साथियों। आज अपना विषय है आरएस मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है वो जो न्यूज़ आ रही है उनके आधार पे जुलाई तक हर हाल में आ ही जाएगा और उसके बाद आरपीएससी द्वारा इंटरव्यू शुरू किए जाएंगे। तो सबसे बड़ी जो कुछ बातें हैं, मुख्य फैक्ट्स हैं इंटरव्यू के बारे में, हम उन पे आज चर्चा करेंगे। देखिए, जो साक्षात्कार है उससे संबंध में कुछ क्वेश्चन सामान्य किए जाते हैं। सबसे जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है इसमें कि क्या पढ़ा जाए, क्या पढ़े, क्योंकि हर चीज़ का सिलेबस है लेकिन इसका कोई सिलेबस नहीं है। आज हम इस पे बात करेंगे कैसे करें साक्षात्कार की तैयारी, साक्षात्कार की तैयारी के लिए आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके साथ साथ आपके जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, उसके अंदर हॉबी ज़रूरी है। तो हॉबी आपकी क्या हो, कैसे उस हॉबी को इम्प्रूव करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। और मॉक इंटरव्यू देने कितने आवश्यक हैं, मॉक इंटरव्यू दें या नहीं दें, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा आरपीएससी जो है, साक्षात्कार से पूर्व आरपीएससी का जो ऑफिस है वहाँ पे किस तरह से दस्तावेजों की जांच होती है, क्या क्या काम वहाँ पे किए जाते हैं, उन सब चीज़ों पर अपन बात करेंगे। और साक्षात्कार के लिए अपने को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जब हम इंटरव्यू कक्ष में जाते हैं तो इंटरव्यू कक्ष में अपने को कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से अपने को विशेष बिंदु हैं जिनका अपने को ध्यान रखना है, उनकी बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ विशेष प्रश्न जो आरपीएससी के साक्षात्कार में, आरएस के साक्षात्कार में विशेष तौर से पूछे जाते हैं और अमूमन ये माना जाता है कि ये पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे जो अपन इस लेक्चर में चर्चा करेंगे तो ये सारी मैं आरएस 2018 का जो मेरा साक्षात्कार था, आरएस 2018 का मेरा जो इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू के आधार पे, उस इंटरव्यू का जो मेरा अनुभव है, उस इंटरव्यू के अनुभव के आधार पे मैं इसमें अपने आप को आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए निश्चित रूप से। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है क्या पढ़ें। देखिए, पढ़ने में आपको सबसे पहले अपना बायोडाटा तैयार करना है। सबसे पहले अपना काम है कि अपना बायोडाटा तैयार करना। और बायोडाटा में आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। सबसे पहले आपको आपका नाम याद रखना है और उस जो नाम है आपका, उस नाम के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है हो सकता है आपके नाम से शुरू हो जाए। अमूमन आरपीएससी में नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन बाई द वे अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि नाम जो आपका है उस नाम का मतलब क्या है, उसके आपके एक दो पर्यायवाची भी आने चाहिए। अगर नाम ऐसा है जिसकी संधि होती है तो आपको उसकी संधि भी याद होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसका समास। इसके अलावा आपके नाम से कोई भी क्वेश्चन निकलता है, आप मन से उस चीज़ को निकालिए, मन से सोचिए कि मेरे नाम से क्या क्वेश्चन निकल सकता है, वो चीज़ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करनी है। दूसरा आपको क्या करना है कि आपका जो नाम है उससे संबंधित कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है और उसका नाम अगर सेम है तो उसकी जानकारी आपको, जैसे मान लीजिए आपका नाम महावीर है, किसी का नाम महावीर है, तो अब जैसे ही महावीर नाम आपका है तो हो सकता है कि इस चीज से आपका शुरू हो जाए। तो आपको क्या करना है कि महावीर को याद करना है और इसके साथ साथ आपको महावीर जो है उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, जैसे जैन धर्म से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है जैसे ही आप महावीर का अर्थ बताओगे उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जैन धर्म से स्टार्ट हो जाए। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, मतलब आपको जो आपका नाम है उससे आपको याद रहना चाहिए। और इसके साथ साथ एक चीज और करनी है कि कोई दो प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका नाम आपका नाम और उनका नाम है बराबर है, सेम है, मतलब आपके ही नाम वाले दो प्रसिद्ध व्यक्तियों के आप नाम याद रखें। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि उनके द्वारा क्या कार्य किए गए, उन दो लोगों के द्वारा क्या काम किए गए उनका भी आपको याद रखना है। क्योंकि अगर नाम से आपका स्टार्ट हो गया तो फिर आपको ये चीज़ जरूर पूछी जाएगी कि आपके समान नाम वाले दो लोगों के बारे में बताइए, तो फिर आप उसमें फंस सकते हो। तो ये चीज़ अपने को जरूर याद रखनी है। तो पहला तो हो गया नाम। दूसरा बायोडाटा के अंदर आता है अपना जन्म दिनांक। हाँ देखिए, नाम तो फिर भी नहीं पूछा जाता, लेकिन जन्म दिनांक में कई बार
अपन फंस जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जिस दिनांक को आपका जन्म हुआ उसका इतिहास पता होना चाहिए। जिस दिनांक को आपका जन्म हुआ उसका इतिहास कोई विशेष इतिहास है। तो ऐसे अमूमन नहीं, अगर कोई आपके जन्म दिनांक का कोई, जैसे मान लीजिए कोई आदमी 15 अगस्त को पैदा हो गया, तो आपको 15 अगस्त को पैदा हो गया तो स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई आदमी 2 अक्टूबर को पैदा हुआ है और उसका 2 अक्टूबर आ रहा है, तो 2 अक्टूबर आ रहा है तो उसको गांधी जी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आपका जो जन्म दिनांक है उसका कोई विशेष इतिहास है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो जन्म का जो वर्ष है, उस वर्ष के दौरान कोई ऐतिहासिक कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, तो आपको उनकी जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण सहित आपको बताऊं, जैसे आपका जन्म दिनांक मान लीजिए 1984 है, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि आपके जन्म वर्ष के दौरान कोई विशेष घटना घटित हुई। तो जैसे उसमें इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, दंगे हुए थे सिखों वाले, ठीक है, जनरल सिंह भिंडेर वाला वो कांड हुआ था। तो 2-4 चीजें इस तरह की आपको याद रखनी है ताकि आप वहां पे जवाब दे सके। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि एक तो आपका जो जन्म का जो दिनांक है उसका कोई विशेष इतिहास है। सामान्य है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई विशेष इतिहास है तो वो पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जिस ईयर में पैदा हुए हो उस ईयर की कोई विशेष महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, तो वो 2-4 घटनाएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीजें तो आपको अपने बायोडेटा में याद होनी चाहिए, एक नाम और एक दिनांक, जन्म दिनांक और जन्म दिनांक का इतिहास, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट में आगे चलते हैं। अगली चीज है, देखो शैक्षणिक योग्यता। 2 चीजें हो गई अपनी, उसके बाद में नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता। आपने जो पढ़ाई करी है उसकी पूरी आपको जानकारी, मोटा मोटा जो जानकारी, नॉर्मल बेसिक जिसको अपन कह सकते हैं, वो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें वो आपको फंसा सकते हैं। सबसे पहले आपके विषयों की जानकारी, जो आपके जो ग्रेजुएशन के जो विषय है, ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं और आपको छंद पूछे जाएं और आप कहें कि सर मुझे जानकारी में नहीं है, ये कभी भी स्वीकार्य नहीं है इंटरव्यू के अंदर। मतलब जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनका एक कॉमन जो ज्ञान है वो तो आपको होना ही चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजी का जो सब्जेक्ट है, आपको पीजी के सब्जेक्ट की विशेष जानकारी होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी हैं तो फिर आपसे जो आशाएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट जो आपने ले रखे हैं, उनकी आपकी कोई विशेष जरूरत नहीं है। तो जो पीजी के सब्जेक्ट हैं उनमें आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पीएचडी की है, आपने जो है वो एमए किया है, तो वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा डीपली नॉलेज उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब उसके बाद में देखिए आपका शिक्षण संस्थान, आपको वो स्टार्ट से पूछते हैं कि आप कहाँ पढ़े, बताइए सारी चीज़ें स्कूल के बारे में। तो आपका जो शिक्षण संस्थान है उसका नाम अगर कोई यूनिक है, किसी जैसे अपन कह सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे है, तो आपको फिर उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। व्यक्ति विशेष के नाम पर अगर आपका शिक्षण संस्थान का नाम है तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो किस लिए होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके शिक्षण संस्थान का नाम है दयानंद सरस्वती के नाम पे, तो फिर आपको दयानंद सरस्वती पे के क्वेश्चन पुटअप होगा। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो आपके द्वारा पूछे गए, आपके द्वारा बताए गए जो किसी ना किसी शब्द से ही निकाले जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि मेरे विद्यालय का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती राजकीय विद्यालय था, या जो भी है XYZ, तो वहां फिर आपका स्वामी दयानंद सरस्वती से अगला क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बताइए, या दयानंद सरस्वती के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर उनसे संबंधित कोई विशेष क्वेश्चन वो ला सकते हैं। तो वो चीज आपको जो है वो नॉलेज में होना चाहिए कि आपका जो शिक्षण संस्थान है, उस शिक्षण संस्थान का जो नाम है अगर वो यूनिक है, किसी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी पूरा जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और ये जरूर पूछते हैं, ठीक है। अगला है विषय परिवर्तन का कारण। मान लीजिए आपने 12th जो है वो किया विज्ञान विषय से, और उसके बाद में आपने ले लिया कला विषय,
या फिर और कुछ ले लिया। तो वो ये पूछते हैं कि जब आपने विज्ञान से शुरुआत की तो आप कला में क्यों आए, या कला से शुरुआत की तो आप विज्ञान में क्यों गए। तो यदि आपने सब्जेक्ट परिवर्तन किया है, विषय परिवर्तन किया है, तो आपके पास विषय परिवर्तन का एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। आप उनको ऐसा जवाब दें जिससे वो संतुष्ट हो जाएं कि हाँ ये जो बंदा कह रहा है वो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट जो परिवर्तन है उसका आप विशेष ध्यान रखें, और अगर किसी ने ये चीज़ की है तो आप उसकी तैयारी करके जाएं, पहले से अपना क्वेश्चन बना के जाएं कि हाँ मुझे ये पूछा जाएगा और मुझे इसका ये जवाब देना है। देखिए ये जो जवाब है वो हर आदमी का अलग अलग होगा, क्यों हो सकता है मेरी परिस्थितियां अलग हो, किसी दूसरे की परिस्थितियां अलग हो, जो भी रीजन है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आप ध्यान रखें इस चीज का। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। अगला टॉपिक अपना आता है गृह जिला। होम डिस्ट्रिक्ट जो होता है, होम डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और अमूमन हर कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। अब आपको जिले के बारे में क्या क्या चीजें जानकारी में रखनी है। सबसे पहले आपको जिले की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जैसे उसकी अवस्थिति, अक्षांश देशांतर उसके पता होने चाहिए आपको, उसका विस्तार कि कहाँ कैसे फैला हुआ है, और उसके पड़ोसी जिले। ये तीन चीजें तो अमूमन है कि जैसे आपके जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको गृह जिला जब तैयार करना है तो उस गृह जिले में आपको क्या क्या चीजें तैयार करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपको अवस्थिति यानी उसकी जो बेसिक जानकारी, अवस्थिति, विस्तार और पड़ोसी जिले, ये इस तरह की चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में आती है प्रशासनिक व्यवस्था, वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था। आपको जिले की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को देखना है कि मेरा जो जिला है उसमें जो है वो कलेक्टर कौन है, उसके अलावा एसपी कौन है, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, पंचायत समितियां कितनी हैं, तहसील। ठीक है, इस तरह से जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको वहां पूछा जा सकता है कि आपके वर्तमान कलेक्टर कौन है, आपको ये पूछा जा सकता है कि आपके वर्तमान प्रधान कौन है। ठीक है, आपकी पंचायत समिति में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, आपकी पंचायत समिति में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह की सारी जो प्रशासनिक जो जानकारी है आपको वो होनी चाहिए। आपके एमएलए कितने हैं, किस पार्टी के हैं, कहाँ से हैं, और अगर आपके वहां से एक ही एमएलए बार बार रिपीट हो रहा है तो ये भी पूछा जा सकता है कि उसका कारण क्या है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसमें जो है वो थोड़ा सा आप विशेष तौर से ध्यान रखें। जैसे एक बार मुझे एक मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था कि राजस्थान में जो है वो सीकर जिले का एक क्षेत्र है जहाँ से जो एक पार्टी विशेष के एमएलए जो है वो जीत के आते हैं, तो वो कौन सी जगह है। तो फिर मैंने उनको कहा था कि धोद है, धोद से जो है वो आते हैं अपने माकपा वाले। ठीक है, तो आपको ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में आपके जिले का इतिहास, कैसे जिला बना, कैसे एकीकरण में कोई योगदान है तो वो है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि जो ऐतिहासिक परिदृष्टि से, जब इतिहास का जो काल जिसमें राजा महाराजा हुए उस समय का जो इतिहास है, राजाओं का जो इतिहास है, कौन सा वंश था, क्या था, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। विशेष तौर से आपको ये देखना है, क्योंकि अगर कोई जिला ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तो फिर उस जिले की ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में पूछा जाना लाजमी है और पूछा जाता है, इसलिए आप ये ध्यान रखें। उसके अलावा आपके जिले में कोई खनिज पैदा होता है तो आपको उस खनिज की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये खनिज इसके अलावा कहाँ पे पैदा होता है, यानी जैसे आपके जिले में होता है, इसके अलावा और कौन सी जगह है, और कौन सी जगह पे ये पैदा होता है, और भारत में या राजस्थान में इसकी पैदा होने की स्थिति क्या है, इस खनिज का यूज क्या है, इसका उपयोग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस खनिज के बारे में। इसके अलावा प्रसिद्ध व्यक्तित्व, अगर आपके जिले से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में या किसी चीज में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है और किसी कारण से वो प्रसिद्ध है और आपके क्षेत्र का है, तब तो बात 100% पूछा जाएगा।
ठीक है। तो आपको इस स्थिति में याद रखना है कि अपने जिले में कोई विशेष इस तरह के व्यक्तित्व हुए हैं जिनका नाम राजस्थान में, भारत में या कहीं भी चलता है, तो उन लोगों के बारे में पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी जो है वो आपको इसमें होनी चाहिए प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। अब उसके बाद में एक कॉमन क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, और मैंने जितने मॉक इंटरव्यू दिए मुझे सारे मॉक इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी गई थी। हालांकि वहाँ जो अपना आरपीएससी का इंटरव्यू था उसमें मुझे ये नहीं पूछा गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जिले की समस्याएं पूछी जाएंगी। आप उस जिले में रहते हो तो उस जिले के प्रति कितने अवेयर हो, इसके लिए आपको जिले की समस्याएं पूछी जाती है, और आपको समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी बताना है कि ये सामाजिक समस्याएं हैं, ये हमारे वहाँ प्राकृतिक समस्याएं हैं, ये आर्थिक समस्याएं हैं, और एक साधारण रूप से एक रिलेवेंट समाधान जो है इनका ये हो सकता है। जब आपको ये पूछा जाएगा कि आपके जिले की समस्याएं बताइए, तो आप एक एक समस्याएं गिनाओगे वहां पे, तो आपको दो चीजें पूछी जाएगी। पहला पूछा जाएगा इसका कारण क्या है, ये आपके जिले में ये जो समस्याएं हैं उसका कारण क्या है। जैसे मैं सीकर जिले की बात करूं तो सीकर जिले में एक समस्या, जैसे मैंने लिंगानुपात बताए थे, लिंगानुपात का कम होना, लिंगानुपात का कम होना, ये समस्या बताई थी। तो उन्होंने तुरंत पूछ लिया कि इसका कारण बताइए, तो आपको उसका प्रॉपर रीजन भी पता होना चाहिए कि इसका ये कारण है, ठीक है। और दूसरा अगला स्टेप उनका होगा कि चलो आप इसके समाधान के लिए बारे में क्या सोचते हो, कि आप कैसे मानते हो कि इसका क्या समाधान हो सकता है, तो वो चीज भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आपके जिले की संभावनाएं। अब आप जिस जिले में रह रहे हो उसकी समस्याएं हो गई, उसके समस्याओं के कारण हो गए, उसके साथ साथ उसका समाधान हो गया। अगली चीज ये आती है कि आपके जिले में संभावनाएं क्या क्या है। आपको क्या लगता है खनिजों की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से आपके जिले में क्या क्या इनोवेशन किए जा सकते हैं जिनसे जीवन स्तर में सुधार आए, लोगों के कार्य प्रणाली में, लोगों की आर्थिक स्थिति में, लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार आए, और जो समस्याएं ऊपर आपने बताई है वो समाप्त हो जाए। तो संभावनाएं क्या क्या हैं, अगर ऐसा कुछ है, जैसे आपका जिला सोलर एनर्जी का हब बन सकता है, तो इस तरह से कुछ चीजें हैं, तो वो चीज आप इसमें जरूर एक बार देखें, और पक्का है कि इसमें से आपका जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू में लगभग चीजें पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि आरएस बनकर आप अपने जिले में क्या सुधार करना चाहेंगे, ये एम भी अपना होना चाहिए। आपके पास ये भी होना चाहिए कि जब आप आरएस बन जाएंगे तो आरएस बनने के बाद में आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी कि आप किस जिले में सुधार, आपके जिले में आप क्या सुधार करना चाहेंगे ताकि आपके जिले की स्थिति में सुधार आए। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। गृह जिले के बाद में नेक्स्ट है अपना हॉबी। सबसे पहली चीज हॉबी कितनी जरूरी है और कैसी हो, ये चीज अपन जानकारी लेते हैं। देखिए आपका जो साक्षात्कार होगा उसमें आपकी हॉबी पे कम से कम 5 मिनट, अगर आपकी हॉबी अच्छी है और सामने वाले को आता है तो वो 5 मिनट के लिए आपकी हॉबी पे बात करना चाहेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है, तो इसमें अपने को हॉबी बनाने का समय नहीं मिलता, लेकिन आरएस के इंटरव्यू के लिए आपको एक हॉबी, चाहे वो झूठी सही, एक बार तो थोड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना हॉबी के वहां इंटरव्यू में काम नहीं चलेगा। आप कहोगे हमारी सर मेरी कोई हॉबी नहीं है, तो एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है, ना शब्द जाता है। आपने पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, आपने कहा सर मेरी हॉबी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा, संजोग से मान ली वो भी नहीं आ रहा है, सॉरी सर मुझे ये भी नहीं आ रहा है, तो वो इनको लगेगा यार ये तो बार बार नो बोल रहा है, तो और इसका जो एवरेज जो है वो ठीक नहीं है। तो ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान वहां पे रखनी है। अब देखो हॉबी की अपन बात करेंगे तो कितनी जरूरी है, तो ये तो चीज मैंने आपको बता दी कि हॉबी बहुत ही जरूरी है, मोस्ट मान के चलिए हॉबी आपकी होनी चाहिए। अब हॉबी कैसी हो ये ध्यान रखना है। देखिए हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो आप पर जचे, आप पर जचे और प्रशासन में यूज हो, उसका क्या हो ना, प्रशासन में यूज भी हो, दोनों चीजें आपकी इस तरह से होनी चाहिए।
अब देखिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आपकी हॉबी ऐसी है जो किसी को कुछ नहीं आता है तो वो तुरंत हॉबी से निकल जाएगा और आपको कोई टाइम नहीं देगा। लेकिन अगर किसी को हॉबी के बारे में कुछ आता है, अगर सामने वाला है उसको पता है हॉबी के बारे में, तो वो क्या है कि 5 मिनट 7 मिनट आपको पूछेगा, और क्योंकि आप हॉबी तैयार करके जाओगे तो ये 5 मिनट आपके साक्षात्कार के बहुत अच्छे निकलेंगे। आपकी हॉबी तैयार है, सामने वाले को हॉबी की जानकारी भी है, तो वो उस हॉबी के बारे में ही क्वेश्चन स्टार्ट करता है आपका, उनका वो जाता है, आपका जो अंदर जो कागज जाता है उनके पास, उसमें हॉबी लिखी हुई जाती है। तो आपकी हॉबी जो है उससे वो 5 मिनट पूछेगा और आपके 5 मिनट आपके तैयार हैं, तो वो 5 मिनट का जो समय आपका स्टार्ट आपके इंटरव्यू का जो प्रारंभ का समय जो गया, उसमें क्या है कि आपने सारे सवालों के जवाब दिए, तो आप अपने आप में भी संतुष्ट महसूस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ जाएगा और आप ये सोचोगे कि मैं अच्छा बता रहा हूँ और अगले आदमी को भी सही लगेगा। तो आपकी जो हॉबी है वो आपके इंटरव्यू को एकदम से पॉजिटिव में ले आएगी। अगर वो आपके दिमाग में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी है, आप थोड़े डरे हुए भी हो, तो नर्वस हो, बिल्कुल होता है ऐसा, और नए नए जो स्टूडेंट है उनके तो, नए एस्पिरेंट है उनके तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपकी ये जो हॉबी है वो आपको एकदम से उससे आउट ले आएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि आपकी हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन हो, जो सब लोग जानते हो। जैसे योगा है, पुस्तक पढ़ना है, संगीत है, ठीक है। इस तरह के, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, जैसे आपने योगा हॉबी रख ली, ठीक है, तो आपने योगा हॉबी रख ली, तो वो योगा भी जाहिर सी बात है कि योगा से के बारे में आपको 4-5 क्वेश्चन कर ही लेंगे, और वहां से आपको 4-5 क्वेश्चन होंगे तो आप थोड़े सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ मैं उनको अच्छा बता रहा हूँ। तो हॉबी पर आप विशेष तौर से गौर करें। और क्योंकि अभी साक्षात्कार में लगभग 2 महीने का समय लग जाएगा, तो आप इस दौरान जिस हॉबी को आप, जो हॉबी आप कागजों में बना रहे हो, उसको थोड़ा सा जीवन में भी उतारने की कोशिश करें, थोड़ा जीने की भी कोशिश करें, ताकि आप जब वहां जवाब दो तो वो बनावटी नहीं लगे, ये लगे कि हाँ वास्तव में ये सही बात कर रहे हैं। तो आवश्यक रूप से हॉबी तैयार करें, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको यह है कि हॉबी आपने बना ली कुछ भी, और हॉबी की आपको जानकारी अधूरी है, तो वहां आप नेगेटिव जाएंगे। आपको हॉबी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि हॉबी के बारे में मुझे कुछ भी पूछ लें, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और आपको ये हॉबी रखने का कारण, अब सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि आपने जैसे ये हॉबी रखी तो इसका कारण क्या है। जैसे आपको ये पूछा जाएगा, जैसे आप मान लीजिए आपने हॉबी रखी योगा, तो आपको पूछे भाई आपने जो योगा है उसको हॉबी रखी, उसका कारण है, कारण बताइए। तो आप कॉमन सी चीज आप कह सकते हो कि सर इससे जो है वो मेरा जो शरीर है उसमें मुझे नई ऊर्जा का संचार होता है, और मुझे लगता है मेरा जो मन है वो प्रसन्न रहता है, मेरे कार्यों की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है, और मुझे अच्छा लगता है, इस कारण मैं ये करता हूँ। तो इस तरह से आप जो चीज़ आपकी है उसमें आपको फैक्ट होना चाहिए, आपको जवाब तैयार होना चाहिए कि सर ये कारण मेरा हॉबी रखा। अब यहाँ जैसे ये क्वेश्चन है कि आपने आपकी हॉबी योगा रखी, इसका कारण बताए, आप इसमें सॉरी सर नहीं कह सकते। देखिए कुछ क्वेश्चन होता है, आपको फैक्ट पूछा जा रहा है किसी सब्जेक्ट का, तो आप उसमें सॉरी बोल सकते हो, लेकिन आप इसमें सॉरी नहीं बोल सकते कि सॉरी सर मेरी हॉबी का क्या है, इसका कारण मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। अगला है आपकी हॉबी का आरएस में महत्व, मतलब आप जब ये हॉबी यूज कर रहे हो तो उसका प्रशासन में यूज क्या है, इसका प्रशासन में उपयोग क्या, आपकी हॉबी प्रशासन में किस काम की है, प्रशासन में उपयोग, ये चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो ऐसा है, प्रत्येक जो हॉबी होती है व्यक्ति की, उससे क्या होता है, उसका मन प्रसन्न होता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, कार्य क्षमता उसकी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो उसके कारण व्यक्ति जो है वो अच्छी तरह से काम कर पाता है। इसलिए आपको यही कहना है। इसी स्थिति में मैं एक कॉमन आंसर आपको बता देता हूं कि सर मेरी इस हॉबी से मुझे बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है, मेरा मन प्रसन्न होता है, मेरी कार्य क्षमता बढ़ती है, और मुझे लगता है कि इस हॉबी के यूज करके मैं जो है वो सारी जितनी भी जो प्रेशर्स मुझ पे एज ए आरएस पड़ेंगे, उन सारे दबावों को मैं सहन कर सकता हूँ,
और अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि मुझ पे कोई दबाव आता है, तो मैं उस दबाव से निपटने के लिए मेरी इस हॉबी का यूज कर सकता हूँ, और इस तरह से मेरी जो कार्य क्षमता, वर्किंग एफिशिएंसी है, वो मेरी बढ़ेगी इस हॉबी के कारण। ये मेरा इस हॉबी का प्रशासन में यूज है, और ये प्रत्येक हॉबी का ये यूज आप इसमें बता सकते हो। तो ये हो गया अपना हॉबी, कि हॉबी के बारे में आपको इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। अब अपन नेक्स्ट में देखिए, हॉबी के बाद में अपन लेंगे, अगला है अपना देखिए अगला अपना जो है वो है आपकी जॉब। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, पहले से आप नौकरी में हैं, तो आपको उस नौकरी किससे संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं अभी पंचायती राज में हूं, अभी मैं पंचायती राज में हूं, ठीक है। तो मैं मेरे खुद भी बता देता हूं कि इस पंचायती राज से संबंधित जितनी सारी चीजें हैं, पंचायती राज की जो सारी बातें हैं, देखिए आपको एक्ट याद नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे पंचायती राज में हूं तो मैं पूरा एक्ट लेके बैठ जाऊं, लेकिन जो इसकी बेसिक है वो तो मुझे पता होनी चाहिए। और वो जो लोग हैं वो भी एक्ट लेके नहीं बैठे, और एक्ट में से आपको कुछ नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक जो कॉमन जो चीजें होती है, वो कॉमन चीजें तो याद होनी चाहिए। तो आपका जो जॉब है, उस जॉब के बारे में संपूर्ण जानकारी और जो व्यवहारिक जानकारी, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ किताबी नहीं, व्यवहारिक जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए अपनी जॉब के बारे में, ठीक है। उसके बाद में है कि जॉब में आपके द्वारा किया गया कोई विशेष कार्य, जैसे आप 5 साल से नौकरी कर रहे हो, ठीक है, तो इस दौरान आपने कोई विशेष कार्य किया, आपको लगता है कि मैंने मेरी सर्विस के दौरान ये बहुत अच्छा काम किया, तो आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए कि आपने 5 साल में या आपने जॉब के कार्यकाल में आपने कोई विशेष इनोवेशन किया हो, विशेष कार्य किया हो। तो आप 1, 2 या 3 जितने भी हैं इस तरह के कार्य बना के रखें। वो इसलिए बना के रखें क्योंकि इन कार्यों से होता क्या है, ये आपकी छवि वहां प्रदर्शित करेंगे कि आप इस जॉब में ये कर रहे हो, तो आप आरएस बनने के बाद में आप क्या करोगे। और ये क्वेश्चन अगर कोई जॉब वाला है, जो भी जॉब वाले लोग इंटरव्यू देते हैं, उनको 100% पूछा जाता है कि आपने अपने सर्विस के दौरान कोई इनोवेशन किया है, आपने कोई नवाचार किया या आपने कोई विशेष कार्य किया, तो उसके बारे में बताएं। तो आप अपनी सर्विस के दौरान कुछ ऐसे कार्य किए तो आप उनको याद रखें जरूर। और अगला क्वेश्चन आता है उनका, वर्तमान जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो, आप वर्तमान नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो। ये देखिए, इसके बारे में आपको विशेष तौर से आंसर रखना है, तैयार करके जाना है कि आपकी ये नौकरी छोड़ने का कारण क्या है। देखिए आपको क्या होता है, वो जैसे आपको जवाब दोगे, आप कहोगे आप ये नौकरी छोड़ के आ रहे हो, आप कहोगे सर मैं मेरी जॉब से असंतुष्ट हूं। सबसे पहला चीज, अगर कोई आदमी ये बोलता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आपको किसी भी हालत में ये नहीं कहना है कि मैं मेरी जॉब से असंतुष्ट हूं। आपको एक कॉमन में जवाब बता देता हूं, आपको क्या कहना है कि सर मैं वर्तमान जो जॉब है मेरी उससे बहुत ही संतुष्ट हूं और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है ये सेवा करने में, लेकिन मैं आरएस इसलिए बनना चाहता हूँ, मैं मेरी जॉब इसलिए छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो है आरएस बनना। मेरा प्रारंभिक उद्देश्य ही आरएस बनना है। हालांकि मैंने आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए ये जॉब ली थी, लेकिन फिर भी मुझे इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कहना कि सर मेरी जो आरएस होता है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यादा होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यादा होती है, और वे एक व्यक्ति जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, इसलिए जो है वो मैं ये जॉब छोड़ के आरएस बनना चाहता हूँ। मतलब आप आरएस क्यों बनना चाहते हो ये, और आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो, दोनों में आपको जोड़ करना, दोनों को मिलाकर फिर आपको आंसर तैयार करना। आप वहाँ आदर्शवादी नहीं बनना चाहे कि सब में भ्रष्टाचार मिटाना है, फलाना करना है, इस तरह से चीजें नहीं, वो जानते हैं वो सारी चीजें कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इस तरह से बनाना है कि ये एक प्रतिष्ठित सर्विस है, समाज में इसकी प्रतिष्ठा है और वो प्रतिष्ठा मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज कि हर आदमी, हर व्यक्ति जो है वो प्रगति चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है। तो सर मेरा भी ये मन है कि मैं भी जो है वो प्रोग्रेस करूं और इस पद से उच्च पद पर जाऊं, ये मेरी विचार है। तो इस तरह से आपको ये जॉब के बारे में प्रिपेयर करना है।
बाद में देखिए अगला है और क्या पढ़े। ये तो होगी अपनी बेसिक सी जानकारी बायोडाटा से रिलेटेड। अब इसमें आपको है कि जो समसामयिक घटनाएं हैं और उन पर आपकी जो राय है वो दो चीजें आपको बिल्कुल तैयार करनी है। जैसे वर्तमान मुद्दा अपन बात करें, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर लेते, एक इश्यू आ गया सब ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ना, तो ये क्या करें, आपको क्या पूछा जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे हो रहा है क्या वो सही है। तो यहाँ आपको एक प्रशासनिक अधिकारी का दृष्टिकोण रखना है कि आपको ये सोचना है कि जब यदि मैं एसडीएम होता तो हाँ मैं क्या कार्रवाई करता। एक प्रशासनिक अधिकारी का दृष्टिकोण रखते हुए जो है आपको इसका जवाब देना है। आपको इस तरह से जवाब देना है कि जो संवैधानिक जो प्रावधान है, आपको वहां ये नहीं देखना है कि आप किस जाति धर्म से हो, आपको संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो है आपको इसका जवाब देना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी समसामयिक घटनाएं हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, आपको छोटे छोटे फैक्ट याद करने की कहीं जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी घटनाएं पूछी जाएंगी और बड़ी बड़ी घटनाओं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मुझे पूछा गया था अपना क्या बोलते हैं इजराइल चुनाव पूछा गया, और जैसे ही उन्होंने मुझे पूछा कि इजराइल के नए पीएम बने, तो मैंने नेफ्ताली बेनेट का नाम बताया, तो तुरंत उन्होंने मुझे पूछ लिया कि वहां एक विशेष पार्टी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई विशेष चीज उस समसामयिक घटना में तो वो जरूर आपकी याद होनी चाहिए। तो विशेष पार्टी है, तो मैंने सर उनसे कहा कि सर एक पार्टी है जिसका नाम है राम नाम की पार्टी, क्योंकि राम भारत से रिलेटेड है और वो इजराइल है, तो इजराइल में भी राम नाम की पार्टी। तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि हाँ सही है, आप सही कह रहे हो। तो आपको क्या हो कि आपकी जो है समसामयिक घटनाओं पर आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको उस पर राय भी वैसी देनी है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी राय होनी चाहिए। ये नहीं कि आप भी नो से किए की तरह जवाब दे रहे हैं कि नहीं सर ये वहाँ शिवलिंग है या वहाँ मस्जिद है, यहाँ ये है यहाँ वो, इस तरह की बातें नहीं। आपको ये ना कि सब संवैधानिक दृष्टि से ये चीज़ आ रही है और हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए, जो इस एक्ट में ये प्रावधान है। तो इस तरह से आप जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को अच्छी तरह से आप तैयार करें और उन पे अपनी जो राय है वो हमेशा पॉजिटिव रखें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आपको वहां जो जवाब देना है वो किसी भी हालत में सरकार के विरुद्ध नहीं जाना है। सरकार के विरुद्ध नहीं जाना। आप जानते हो, आप कुछ भी मानते हो, लेकिन आपका जो जवाब है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो और प्रशासनिक अधिकारी का ये नैतिक दायित्व है, आपने एथिक्स पढ़ी है कि वो सरकार के आदेशों की अनुपालना करेगा, उसकी जो राजनीतिक अभिवृत्ति वाला जो पक्ष है उसको वो अपने तक ही सीमित रखेगा, उसे वो कभी भी वो उजागर नहीं करेगा। तो आपको यहाँ आपकी राजनीतिक अभिवृत्ति जो है उसका यूज करना है और कभी भी सरकार के विरुद्ध नहीं जाना। आपको ये नहीं कहना कि नहीं सर सरकार ने यहाँ ये गलत कर दिया। हाँ आप ये कह सकते हो कि हाँ सर ये सरकार के द्वारा ये किया गया, इस तरह से ये सही है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा इस तरह से सुधार किया जाता तो ये ठीक हो सकता था। आपको पूछा जाएगा कि सरकार का ये कदम सही है गलत है, तो आप कह सकते हो कि साहब संवैधानिक प्रावधानों की तरह या किसी रीजन से ये इस तरह से है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें अगर थोड़ा सा इस तरह से कर दिया जाता तो थोड़ा और अच्छा हो जाता। मतलब आपको बिल्कुल सरकार को काटना नहीं कि नहीं सर बहुत सब भ्रष्टाचारी है, सब खराब है, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि सरकार के बिल्कुल विरुद्ध इस तरह से काम करना, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। और इसके अलावा आप दैनिक रूप से 2 अखबार 2 न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें और उन दोनों न्यूज़पेपर्स के अंदर जो संपादकीय आता है, जो लेख आते हैं, उनको आप जरूर पढ़ें, उनमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह से इस संपादकीय से आपका जो करंट का जो समसामयिक घटनाएं हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगी और उसमें फिर आप अपन जवाब देने में सहज महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये था अपना समसामयिक घटनाएं। अब अगला है अपना मॉक इंटरव्यू। कैसे दें और कितने दें। सबसे बड़ा प्रश्न आता है जो नए एस्पिरेंट हैं उनका कि क्या मॉक इंटरव्यू देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो जो मेरा मानना है वो ये है, मॉक इंटरव्यू का जो इम्पोर्टेंस की अगर अपन बात करें तो मेरा मानना ये है कि मॉक इंटरव्यू देने चाहिए।
मॉक इंटरव्यू देने से क्या होता है कि आपकी एक तो जो झिझक है वो झिझक खुल जाती है, आपकी पूरी झिझक दूर हो जाएगी। आप अगर 10 मॉक इंटरव्यू दें, कितने दें, 10 मॉक इंटरव्यू दे लेंगे तो आपकी पूरी झिझक दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो जैसे मैंने ऊपर आपको जो जो क्वेश्चंस बताए, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन भी आपको वहाँ इंटरव्यू में रिपीट हो जाएंगे। तो आपको कहीं कमी लगेगी, वो आपकी कमी जो है वो एक्सपर्ट वहाँ बैठेंगे, वो एक्सपर्ट आपकी पूरी कर देंगे। वो आपको बता देंगे कि आपके यहाँ ये कमी थी, आप ये बता सकते थे। आपका जो फीडबैक लिया जाएगा, जरूरी क्या है कि आप मॉक इंटरव्यू के दौरान जो आपको फीडबैक मिलेगा, मॉक इंटरव्यू के दौरान जो फीडबैक आपको मिल रहा है, आज आप क्या करें कि उस फीडबैक पर गौर करें। आप उस फीडबैक पर विशेष तौर से गौर करें और ये देखें कि जो फीडबैक में मुझे जो चीज़ें बताई गई, क्या मैंने उनमें सुधार किया या नहीं किया। तो आपको उस फीडबैक में सुधार जरूर करना है और मॉक इंटरव्यू जो है वो देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप मॉक इंटरव्यू जरूर दें। और इसके साथ साथ कम से कम 10 मॉक इंटरव्यू, देखिए जो पुराने एस्पिरेंट हैं उनको अनुभव है, वो नहीं भी दे तो चल सकता, तो लेकिन जो नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो रिजल्ट आने के बाद में मॉक इंटरव्यू जरूर दें। अब मॉक इंटरव्यू कैसे दें, तो कितनी दे, तो हमने कह दिया कि कम से कम 10 तो दे सकते हैं, ज़्यादातर तो आपकी मर्जी, जैसा आपको समय मिले। अभी कैसे दें, तो 2 माध्यम है। एक तो आप इसमें जो है वो कुछ संस्थान जो है वो ऑनलाइन भी आपको मॉक इंटरव्यू दिलाते हैं, तो आप वहाँ से भी मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। और कुछ संस्थान जो है वो ऑफलाइन दिला रहे हैं, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दे सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू दें। हाँ, हो सकता है आप ऑनलाइन भी दे लें, लेकिन बेटर अच्छा जो है वो ये रहेगा कि आप ऑफलाइन दें, क्योंकि ऑफलाइन में ही आपको इंटरव्यू देने हैं वहाँ पे। और जब आप ऑफलाइन में जाओगे ऑनलाइन से, तो आपको थोड़ा सा असहज महसूस हो सकता है। तो आप ऑफलाइन इंटरव्यू दें और 10 मॉक इंटरव्यू दें और बड़े ही धैर्य के साथ जो है वो इंटरव्यू दें। बाकी जो है अगले जो शेष क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको आपसे हमारा निवेदन है कि अपनी जो तैयारी है उसमें हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। धन्यवाद।